2030 को खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी है और ऐसे में हम इस साल हुए मेजर केसेस पर एक नजर डालने पर मजबूर हो जाते हैं। इस साल और किसी पार्टी का तो हम कह नहीं सकते, पर आम आदमी पार्टी का बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। शायद इसी वजह से भी दिल्ली चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल विपासना सेंटर जाने पर मजबूर हो गए हैं। पर बात ऐसी है कि भले वे वहां 10 दिन के कोर्स के लिए गए हैं, पर उन्हें वापस आकर शांति नहीं मिलने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दे कि ईडी ने उन्हें एक तीसरा समन भेज दिया है, जिसमें केजरीवाल को क्वेश्चनिंग के लिए 3 जनवरी को आने को कहा गया है। ये समन और किसी मामले में नहीं, बल्कि दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम के केस से जुड़े भेजा गया है। पर बात अब ऐसी है कि कहीं न कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईडी के इतने समन्स को इग्नोर करने के बाद अब केजरीवाल भी कुछ दिनों के अंदर अरेस्ट होते नजर आएंगे और अपने पार्टी लीडर्स मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बगल में जेल में दिखेंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं, इस वीडियो में हम देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इस मामले में लॉ क्या कहता है और क्या ईडी को सच में इतनी पावर्स है कि वे एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट कर सके। इस बात से तो कोई भी अग्री करेगा कि दिल्ली लिकर पॉलिसी का फैसला आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही खराब साबित हुआ है। जहां इस पॉलिसी से उम्मीद थी कि ये दिल्ली गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाएगा, वहीं ये पॉलिसी आम आदमी पार्टी का डिमाइस साबित हो रहा है। इस मामले में ऑलरेडी अरेस्टेड फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अब आम आदमी पार्टी राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने भी ज्वाइन कर लिया है, जब पिछले हफ्ते दिल्ली कोर्ट ने उन्हें इस मामले में बेल देने से मना कर दिया था। जहां ये सब हो ही रहा था, उसी के बीच ईडी ने बैक टू बैक केजरीवाल को दूसरा और तीसरा समन भी भेज दिया है। आपको बता दें कि उन्हें दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम में सबसे पहला समन 2 नवंबर को भेजा गया था, जिसके बाद उन्होंने ईडी को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने ईडी के समन को इलीगल और पॉलिटिकली मोटिवेटेड ठहराया था और इसी के साथ बीजेपी पर निशाना साधा था। अब आप सोचेंगे कि इस मामले में बीजेपी को कैसे टारगेट किया गया है, तो बात ऐसी है कि इस पूरे साल बीजेपी पर ये इल्जाम लगा है कि वह सेंट्रल एजेंसी सच एज ईडी और सीबीआई को कंट्रोल करती है। अब शायद ये इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ईडी और सीबीआई काफी एक्टिवली बीजेपी के अपोजिशन पर केसेस फाइल करते हुए देखी गई है, जैसा कि आम आदमी पार्टी के केस में देखा गया है। और सिर्फ आम आदमी पार्टी के केस में नहीं, बल्कि ईडी ने झारखंड सीएम हेमंत सोरेन और बिहार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी कई मामलों में समन भेजा है। आपको तो सुनकर काफी हैरानी भी होगी कि झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के पूरे 6 समन को इग्नोर किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। उन्होंने तो ईडी के समन्स के खिलाफ अपील भी की थी कोर्ट्स में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झारखंड हाईकोर्ट जाने बोला। पर उधर भी जाकर सीएम सोरेन को कोई भी राहत नहीं मिली, क्योंकि हाईकोर्ट ने कह दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में ईडी समन्स भेज सकती है और ये उनका हक है। पर इन सब के बावजूद भी चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा भेजे समन्स का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया है। जहां ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के मामले में समन्स भेजा है, वहीं झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को लैंड स्कैम केस में समन भेजा गया है और वहीं डिप्टी सीएम ऑफ बिहार तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब स्कैम्स में। अब आप सोचेंगे कि इस मामले में कोई भी नेता क्यों ईडी के साथ कोऑपरेशन नहीं कर रहा है, पर आप सुनकर चौंक जाएंगे कि पहले मामलों में दोनों सीएम ने ईडी को जितनी मदद हो सकती है उतनी की थी। ईडी ने एक मौके पर केजरीवाल को 7 घंटे और वहीं हेमंत सोरेन को 9 घंटे तक क्वेश्चन भी किया है, पर इसके बावजूद उन्हें समन्स भेजने से दोनों सीएम ने ये मान लिया है कि उन्हें गलत मामलों में फंसाकर रखा जा रहा है और इन सबके पीछे यूनियन का हाथ है। जहां तक आपको पता ही होगा कि एक बार पहले भी अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट होने की बात मीडिया में फैली थी, जब उन्हें इस मामले में पहला समन ईडी ने भेजा था। लोगों के लिए थोड़ा शॉकिंग तो था ही कि ईडी ने हमारे देश के एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को समन कैसे भेज दिया, पर आपको बता दे कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास ये पावर रहती है। While the ED has the authority to summon individuals for questioning in matters related to economic offences and financial irregularities, summoning a sitting chief minister could involve legal intricacies and constitutional protocols. ईडी के पहले समन को इग्नोर करते हुए अपने लेटर में केजरीवाल ने स्पेशली बीजेपी एमपी मनोज तिवारी का नाम मेंशन किया था और कैसे उन्होंने कहा था कि इस मामले में केजरीवाल को अरेस्ट किया जाएगा। He stated, बीजेपी एमपी श्री मनोज तिवारी openly stated in the afternoon of 30th October 2023 that is the same day on which the said summons have been issued to me that I will be arrested and the same has been widely reported in the media. केजरीवाल ने अपने लेटर में इस बात पर भी जोर दिया है कि उन्हें नहीं आइडिया कि ईडी उन्हें एज विटनेस या एज सस्पेक्ट के रूप में बुला रही है और ये बात उन्हें अपने समन में क्लियर करना चाहिए था। He also stated, the said summons does not specify whether I am being summoned as an individual or in my official capacity as Chief Minister of Delhi or as National Convener of Aam Aadmi Party and appears to be in the nature of a fishing and roving inquiry.
आपको बता दें कि ईडी का पहला समन एक बहुत ही हैरान करने वाले टाइम पर आया था, जब आम आदमी पार्टी लीडर और फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बेल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच के सामने चल रही थी। अब जो तीसरा समन ईडी द्वारा केजरीवाल को भेजा गया है, तो उसमें ये डाउट हो रहा है कि ये समन आम आदमी पार्टी लीडर को मिला भी है कि नहीं, क्योंकि वे पंजाब में विपासना मेडिटेशन सेंटर के लिए 20 दिसंबर को ही रवाना हो चुके हैं। तो जहां अब तक झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने 6 समन्स को इग्नोर किया है और वहीं केजरीवाल ने 2 समन्स को, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ईडी के समन्स को डिसमिस करने से दोनों सीएम के ऊपर कुछ मुश्किलें आ सकती है। ईडी वो इन्वेस्टिगेट्स फाइनेंशियल क्राइम्स इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस ऑन अ नेशनल लेवल इज पावर टू समन इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज फॉर क्वेश्चनिंग एंड टू डिमांड डॉक्यूमेंट्स। अभी तक तो केजरीवाल ने 2 समन्स ही इग्नोर किए हैं और तीसरा उन्हें मिला है या नहीं ये नहीं पता, पर वही हेमंत सोरेन ने तो पूरे 3 समन्स इग्नोर किए हैं। तो ऐसे में क्या ईडी उनके खिलाफ कुछ एक्शन ले सकती है? तो बात ऐसी है कि ईडी के पास पावर तो है कि अगर 3 समन्स इग्नोर किए जाए तो ईडी इस मामले में एक NBW सीक करे। एन NBW नॉन बेलेबल वारंट इज अ कोर्ट ऑर्डर रिक्वायरिंग एन इंडिविजुअल टू अपीयर बिफोर द कोर्ट एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड डेट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सेक्शन 19 में ईडी को ये अधिकार है कि लगातार 3 बार समन के बाद भी अगर कोई आरोपित पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होता है तो ईडी उसे गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उसके पास गिरफ्तारी के लिए पुख्ता आधार होने चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले की सुनवाई के दौरान ईडी को कहा था कि अगर कोई ईडी के समन के बावजूद पूछताछ में उसे सहयोग नहीं कर रहा है तो केवल ये उसकी गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता है। गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब ऑफिसर को ये विश्वास हो कि आरोपित अपराध में इन्वॉल्व है। अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए एक रियल एस्टेट के 2 निर्देशकों की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए ये टिप्पणी की थी। तो इस इंफॉर्मेशन की लाइट में ये मानना क्या सही रहेगा कि शायद ईडी आए दिन सच में बीजेपी अपोजिशन को हरास कर रही है, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन के 6 समन्स को इग्नोर करने के बावजूद भी उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया है। इसके बावजूद की समन्स भेजने पर उन्हें लैंड स्कैम में एक की रोल प्ले करने का कहा जाता है। आपको बता दे कि PMLA एक्ट जिसके तहत हमारे देश में ईडी काम करती है, उस पर भी आए दिन उंगलियां उठती है कि कैसे उसने ईडी को इतनी छूट दी है कि वे अपनी मनमानी कर रहे हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने इस एक्ट पर कई इंपॉर्टेंट सवाल उठाए हैं और उसी के साथ यूनियन के भी एक्शंस पर कड़ी आलोचना की है, जिसको हमने एक दूसरे वीडियो में कवर किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि आए दिन इंडिया का पॉलिटिकल माहौल बहुत बदल रहा है और बीजेपी कॉलोनियल पीरियड के लॉज को हटाने में लगी है, पर कहीं ऐसा ना हो कि कॉलोनियल लॉज को हटाने पर हमारा देश एक पुलिस स्टेट ना बन जाए या डिक्टेटरशिप की गिरफ्त में ना आ जाए। अगर मान भी लेते हैं कि कल को ईडी ने अपनी पावर्स को मिसयूज करके केजरीवाल या सोरेन को अरेस्ट भी किया, तो इस केस में दोनों सीएम के पास बहुत ही लीगल ऑप्शंस है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। इस न्यूज से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।